नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे एनसीपी नेता अजीत पवार की, जिनकी कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के साथ इन दिनों हो रही करीबी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और चर्चा इस बात की हो रही है कि राजनीति में झटके देने के लिए मशहूर अजीत पवार कहीं फिर से एक बार झटका देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार की कई पहचानें रही हैं। वो एनसीपी के कद्दावर नेता हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इन सब के अलावा उनकी एक पहचान झटका देने वाले नेता की भी है। अजीत पवार कब कौन सा झटका दे देंगे, कोई नहीं कह सकता। भले ही अजीत पवार महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हों, लेकिन राज्य की सत्ताधारी एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ इन दिनों उनकी करीबियां चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे अब सियासी हलकों में चर्चा होने लगी है कि अजीत पवार विपक्ष के नेता ज़रूर हैं, लेकिन उनके तेवर वैसे नज़र नहीं आते। उनका रवैया सत्ताधारी पक्षों के प्रति, यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट और बीजेपी के प्रति बड़ा ही दोस्ताना है। और ये दोस्ती बार बार झलकती है, बार बार उभर कर सामने आती है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है हाल ही का, जब महाराष्ट्र सरकार ने, या ये कहें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर से मुंबई आने के लिए अजीत पवार को अपना विमान दे दिया। दरअसल कारण ये था कि महाराष्ट्र का जो विंटर सेशन है, जो शीतकालीन सत्र है, वो नागपुर में होता है और नागपुर में चल रहा था। लेकिन इसी बीच अदालत ने एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया था। वो जेल में थे और आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाई होनी थी। तो उनकी रिहाई के बाद उनसे मिलने के लिए अजीत पवार को नागपुर से मुंबई आना था। लेकिन इसी दिन एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक रखी गई विधानमंडल में, जिसमें विपक्ष के नेता का होना ज़रूरी था। अजीत पवार ने कहा कि मेरी तो फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और ऐसे में अगर मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अटेंड करूंगा तो फिर मैं मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस पर एकनाथ शिंदे ने उनसे कहा कि आप अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए और मेरा विमान लेके जाइए। और फिर अजीत पवार उस सरकारी विमान से मुंबई पहुंचे जो एकनाथ शिंदे ने उनको दिया। अब ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री अपना विमान देते हैं उस विपक्ष के नेता से मिलने के लिए, उस एनसीपी के नेता से मिलने के लिए जिनके खिलाफ शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए थे और जो कि इतने वक्त तक जेल में कैद थे। वैसे तकनीकी रूप से देखा जाए तो विपक्ष के नेता का सरकारी विमान इस्तेमाल करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल नैतिकता का आता है कि विपक्ष के नेता को क्या सरकार से इस जैसे कारण के लिए विमान लेना चाहिए था। जी हाँ, अगर कोई इमरजेंसी होती, कोई हादसा होता, तो ऐसी स्थिति में जायज़ है कि आप सरकार से विमान मांगें और मुंबई पहुँचें। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी। उन्हें जेल से छूटे अपने एक नेता से ही मिलना था। शिंदे और अजीत पवार की करीबियों के ऐसे कई और भी उदाहरण हैं। मसलन देवगिरी बंगले को ही लीजिए। मुंबई में देवगिरी नाम का बंगला सरकार में नंबर 2 व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कि अगर कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है या फिर मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे ताकतवर शख्स सरकार में होता है, उसको बंगला दिया जाता है। लेकिन अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे से मांग की कि ये बंगला उनको दिया जाए और एकनाथ शिंदे ने ये बात मान ली और देवगिरी बंगला मिल गया अजीत पवार को। जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वो सागर बंगले में ही रहते हैं, उसी सागर बंगले में जहाँ पर कि वो बतौर विपक्ष के नेता रहते थे। इस करीबी की एक और मिसाल हाल ही के शीतकालीन सत्र में देखने मिली, जब विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ तमाम विपक्षी नेताओं ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। उसमें कई दिग्गज नामों के हस्ताक्षर थे, लेकिन अजीत पवार का हस्ताक्षर नहीं था। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं था। इसके अलावा सियासी हलकों में यह भी चर्चा हुई कि इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने उस तरह से सरकार को नहीं घेरा जिस तरह से कि सरकार को घेरा जाना चाहिए था, जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो आक्रामकता दिखाई जानी चाहिए थी, वो अजीत पवार के नेतृत्व में नहीं दिखाई गई।
और सत्ता पक्ष के लिए ये सत्र चला पाना बड़ा ही आसान साबित हुआ। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब शिंदे सरकार और अजीत पवार के बीच की इन करीबियों के मतलब निकाले जाने लगे हैं और एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या अजीत पवार फिर से कोई झटका देने वाले हैं। आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में अजीत पवार ने एक बड़ा झटका दिया था जिससे कि पूरा देश चौंक उठा था। आपको याद होगा कि चुनाव नतीजों के आने के बाद जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, जब शिवसेना ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था और जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाने की बात चल रही थी, उसी दौरान एक सुबह अचानक अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेते नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 12 विधायक भी चले गए थे और ये माना जा रहा था कि अजीत पवार ने एक तरह से पार्टी में बगावत कर दी है। हालांकि वो बगावत असफल साबित हुई क्योंकि 3 दिनों बाद ही फडणवीस की सरकार गिर गई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस ने अपना इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार की ओर से दिया गया वो बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उस बगावत के बाद भी अजीत पवार को कोई सजा नहीं मिली। वे फिर से पार्टी में ले लिए गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी में उनकी पैठ पहले जैसी ही रही। आए दिन एनसीपी में गुटबाजी की चर्चा भी होती रहती है और ये सवाल उठाया जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। और 2 नाम बार बार चर्चा में आते हैं, अजीत पवार का नाम और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम। और ये माना जाता है कि इन दोनों गुटों के बीच एक तरह से गुटबाजी होती है, खींचतान होती है। हालांकि शरद पवार और ये दोनों ही लोग यानी कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार इससे इनकार करते हैं। शरद पवार ने ये साफ किया था एक बार कि राज्य की राजनीति में अजीत पवार सक्रिय होंगे और केंद्रीय राजनीति में सुप्रिया सुले, इसलिए इनके बीच किसी भी तरह की गुटबाजी का या खींचतान का सवाल ही नहीं उठता। जो भी हो, आने वाले दिनों में अजीत पवार क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इन तमाम घटनाक्रमों पर सियासी गलियारों में पैनी नजर रहने वाली है।